Hi dear students, today we are going to start the 8th lesson, motion. Now, what is a motion? Movement of anything, किसी की भी movement, कहीं भी movement जो होती है उसे हम motion कहेंगे. अब आप सोचोगे कि कुछ भी movement बोल रहे हैं मैम, तो ऐसा कैसे? तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं. बर्ड्स जब फ्लाई करते तो दे आर इन मोशन. जब मछलियां तैर रही होती है पानी में, दैट इज मोशन. आपका दिल भी धक धक करता है, चेक करो. यस, दैट इज ऑल्सो अ मोशन. Even in your body continuous, many things are in a continuous motion, as if your blood is flowing in your veins and arteries. The blood is in motion. You breathe in and breathe out. Yeah, it is also motion. So motion is movement of anything if we say it in a simple words. अगर हम बहुत ही आसान भाषा में कहेंगे तो किसी भी चीज की टाइम से या डिस्टेंस से रिलेटेड अगर मूवमेंट हो जाती है, बदलाव हो जाता है, चेंज इन द पोजीशन हो जाता है, तो हम उसे मोशन कहेंगे. और कुछ एग्जांपल्स अगर हम ले तो जैसे आपका अर्थ भी कंटिन्यूअस मोशन में होती है. इसी मोशन की वजह से सनराइज होता है, सनसेट होता है, क्योंकि अर्थ कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, यानी वो रोटेटरी मोशन में है. इसके अलावा वो सन के आसपास रिवॉल्व करती है. इस रिवॉल्यूशन की वजह से भी एक मोशन है, ये रिवॉल्यूशन भी एक मोशन है. इसकी वजह से सीजन आते हैं, समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन. इसके अलावा अगर आप कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं तो सोचो, अपने आसपास देखो. एक बटरफ्लाई जब किसी एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे जाती है तो इट इज ऑल्सो अ मोशन. सबसे आपके डेली घर में लाइफ में होगा, अभी अपने सर के ऊपर देखो तो फैन, इट इज मूविंग, इट इज इन मोशन. द वॉच इन योर हैंड इज मूविंग, इज इन अ मोशन. एंड देयर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स. व्हेन यू हिट द वॉल, इट इज इन मोशन. तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें कि कोई भी चीज जो मूव ऑन करती है, अपनी पोजीशन से आगे जाती है या वक्त के साथ चेंज हो जाती है उसकी पोजीशन, देन इट इज कॉल्ड इन मोशन. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो होती है मोशन ऑकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम. मोशन ऑकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम. अब अगर तुम्हें इसे चेकआउट करना है तो तुम्हारा टेक्स्ट बुक निकालना है, क्योंकि सबके पास अभी टेक्स्ट बुक अवेलेबल है. तो टेक्स्ट बुक निकालना है और पेज नंबर 98 एंड 99 ओपन करना है. वहां हमारा चैप्टर मोशन है और इसके फर्स्ट 2 पैरास में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी. देन इफ वी मूव ऑन समवॉट फर्दर, कि मोशन क्या है? रिलेटिव मोशन. एक ही वक्त में कुछ चीजें जो होती है किसी के लिए स्टेशनरी यानी स्टेबल, कहीं एक जगह खड़ी होगी और दूसरे को वो मूविंग फील आउट हो सकती है. समझ रहे हो? यानी रिलेटिव मोशन क्या होता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अ सेम और अपोजिट डायरेक्शन हैव रिलेटिव मोशन. ठीक है. अभी कभी कभी आपको क्या लगता है पता है? समटाइम्स यू नो मोशन हैज ऑकर्ड इफ यू डिडंट इवन सी इट हैपेंस. कभी कभी मोशन होते रहता है, भले वो आप ना देखे मगर वो मोशन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जो एयर ब्लो होती है तो आपको फील होता है कि समथिंग हैज टच्ड. एयर जब आती है, हवाएं जब जोर से चलती है तो फील होता है. तो क्या आप उसे देख पाते हैं? नहीं. तो यू कांट सी इट बट स्टिल द मोशन इज गोइंग ऑन. अगर आपने कोई खत डाला या आपका कोई पार्सल आने वाला होगा अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, बहुत सी जगहों पे आप ऑर्डर करते रहते हो, तो मेड लाइफ पे वो पार्सल जब आता है तो आप ट्रैक करते हो तो आपने देखा है कि कैसे वो पार्सल गया मेल ट्रक में, मेल ट्रक से आगे पास हुआ. नहीं, बट स्टिल द मोशन हैज ऑकर्ड. सो समटाइम्स वी डोंट सी इट दैट मोशन इज गोइंग ऑन और इट हैज बीन डन, बट वी कैन फील इट और वी कैन स्टिल दैट मोशन इज गोइंग ऑन. नाउ ऑब्जेक्ट में अपियर. अब पैरा 2 देखेंगे हम लोग, पेज नंबर 98 पे पैराग्राफ 2. An object may appear to be moving for one person but can be stationary for the other person. अगर हम एग्जाम्पल ले कि आप या कोई भी एक बस जा रही है, इसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हैं और यहाँ पे कोई ट्री खड़ा है. जब आप बस में जा रहे होते हैं तो मूविंग बस वाले पैसेंजर को ऐसा लगता है कि ट्रीज पीछे जा रहे हैं. समझ रहे हो? मगर ट्रीज पीछे जा नहीं रहे होते.
ट्रीज तो वही है, स्टेशनरी है, बस इज मूविंग. ओके, बट इफ देर इज अ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड दिस ट्री एंड इफ ही सीज, उसे ये ट्री स्टेबल लगेगा मगर आपकी बस जो है वो मूविंग लगेगी. तो ये होता है कि एट अ सम पीरियड ऑफ टाइम वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फॉर द वन पर्सन व्हाइल इट इज स्टेशनरी फॉर द अदर पर्सन. आई बात समझ में कि मूविंग बस वाले पैसेंजर को लगता है ट्रीज पीछे भाग रहे हैं, मगर ट्रीज भाग नहीं रहे होते, ट्री तो वही खड़े होते ना, बट उसे सिर्फ वो फील होता है कि ट्रीज आर इन द मोशन. And while the person who is standing behind him, he feels that the tree is stationary and the bus is moving. So it is called as a relative motion. When two objects are moving in a same or opposite direction, have relative motion with respect to each other. For you, the trees are moving, and for the person, the bus is moving. So it is a relative motion. I hope यहाँ तक clear हुआ होगा. Then we will move to the next topic, describing motion. It is on the page number 98 on the second part of the page. So what is motion? We are saying that something is moving, but कौन, कहाँ से और कितना मूव हुआ ये तो हमें पता ही नहीं है. तो उसे पता करने के लिए पहले हमें कुछ स्टार्टिंग पॉइंट लगानी पड़ेगी ना. जैसे आप रेस में एक स्टार्टिंग पॉइंट लगाते हो तभी तो आप समझते हो कि हमने रेस किया. नहीं तो हमने सिर्फ बोला कि गन के शूट होने पे भागो, पर कौन भागेगा, कहाँ से भागेगा, कितना भागेगा, कहाँ एंड होगा, कुछ पता नहीं होता है. तो वैसे ही हर मोशन की जानकारी अगर आपको काउंट करनी है, पता करना है, तो देयर मस्ट बी अ रेफरेंस पॉइंट, समथिंग ओरिजिन. कुछ स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास जरूर होना चाहिए. अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना घूमे या कितना मोशन हमने लिया. तो इसीलिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो रेफरेंस पॉइंट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, ओरिजिन. ओके, रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसे ओरिजिन कहेंगे. पेज नंबर 98 पे लास्ट 2 लाइन्स में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड एज ओरिजिन. ओके, अभी मोशन बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है. मोशन स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, यानी किसी चीज का मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में होगा. सर्कुलेटरी हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, वही बार बार रिपीट होते रहेगा. जैसे सुबह हुई शाम हुई, सुबह हुई शाम हुई, तो ये पीरियोडिक भी हो सकता है. ऑसिलेटरी हो सकता है, वाइब्रेटरी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है. तो बहुत टाइप ऑफ मोशन होते हैं, ये हमने पहले भी थोड़े शॉर्ट में पढ़े थे. पर अब 9th स्टैंडर्ड में हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन वाले ऑब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले या स्ट्रेट लाइन वाले मोशन को पढ़ने वाले हैं. कुछ कॉम्प्लेक्स मोशन होते हैं, जब एक साथ 2 या 3 टाइप के मोशन होते रहते हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स मोशन कहा जाता है. बट इसके आगे जो अब हम पढ़ने वाले हैं तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज मूवमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली. कोई जब सीधी स्ट्रेट लाइन में जाता है तो उसे स्ट्रेट मोशन कहा जाता है, लीनियर मोशन कहा जाता है. कुछ जगहों पे इसे वर्ड रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है. तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन होता है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है. नाउ अगर हम समझ ले कि हमने एक ओरिजिन पॉइंट पकड़ा, सपोज और रेलवे स्टेशन, और वहां से कोई बच्चा जिसकी स्कूल पॉइंट ए पे है और उस स्कूल जो है वो 60 किलोमीटर अवे है. ओके, नाउ इन द मॉर्निंग वो बच्चा अपनी साइकिल पे या स्कूटी पे या पैदल यहाँ से ओरिजिन पॉइंट रेलवे स्टेशन से सपोज निकला और वो पॉइंट ए स्कूल में गया, तो उसका मोशन कैसा था, स्ट्रेट लाइन था. अभी मैं हमने ऐसा कंसिडर किया कि वो स्ट्रेट लाइन में था. अगर देखना चाहो तो अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 99 पे देख सकते हैं, फिगर अवेलेबल. तो वो 60 किलोमीटर पहले गया और फिर स्कूल छूटने पर वो वापिस आया, रिटर्न बैक टू हिज अंकल होम विच वॉज एट बी पॉइंट. So when he returned back, he came nearly 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35 kilometers he came back. Means in the start he went from O to A or origin to the point A which is school, which is 60 kilometers away in a straight line, and he returned back to the point B from A. That is, he returned back from A to the point B, which is 35 kilometers from the school. Okay, where his uncle home was there.
So total distance traveled by him, total kilometers he had walked or he has traveled is, first he went 60 and returned back 35. Therefore, the total traveled is 60 plus 35, that is equal to 95 kilometers. Okay. Then if we say, if we can take many changes in this, as if he went to school, came back again to the railway station, again went to the 25 kilometers example home, then you will say that he came. अगर हम ऐसा पकड़े कि वो पहले स्कूल गया फिर रेलवे स्टेशन आया, ठीक है, then he returned back to the railway station. So he has traveled a distance of 60 plus 60, 120. Then again he went to the uncle home, which was on the 25th kilometer. Then he first went to the school for 60 kilometers, then returned back to the railway station of 60 kilometers, and again went to the uncle's house 25 kilometers because it was here at the point B. So total distance traveled is 145 kilometers. ओके, तो आप अलग अलग कंडीशंस के साथ इसे ट्राई कर सकते हो. तो इसमें हमें सिर्फ क्या देखना है कि उसने कितना डिस्टेंस टोटली ट्रैवल किया. तो ओरिजिन पॉइंट से वो अगर जाके वापिस आके वापिस जाके तो आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उतना ही काउंट करेंगे. यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं. तो कुछ ऐसी सर्टन क्वांटिटीज होती है जिसमें हम डायरेक्शन नहीं देख रहे, हम देख नहीं रहे कि वो जब जा रहा है वापिस आना है जाना है, तो हम डायरेक्शन देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ उसका न्यूमेरिक वैल्यू देख रहे हैं कि वो कितना किलोमीटर गया. 60 प्लस 60 प्लस 25, 145 किलोमीटर. कोई फर्क नहीं पड़ता वो नॉर्थ गया, साउथ गया, ईस्ट गया, वेस्ट गया, लेफ्ट राइट, वी आर नॉट लुकिंग एट ऑल. वी आर जस्ट सेइंग दैट ही वेंट 145 kilometers or 135 kilometers or 95 kilometers, whatever it is. So these quantities which are only described by the numeric values are called as scalar quantities, are physical quantities with only magnitude, जिसमें सिर्फ नंबर को गिना जाता है, उसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है. तो यहाँ पे जब हम मोशन को काउंट करते हैं तो we use the word distance for only the magnitude, for only the numeric value, without considering their direction. So I hope यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि what is distance. And today's last point is now displacement. Okay. Now, if we see that the child went from the railway station to the school, so it was a positive motion. If we consider कि ये हमारा positive motion था, इस साइड में उसे जाना था, so it was positive motion. Okay. Then he returned back to the origin, so it is negative. Again he came. जिस मोशन में उसे जाना था वो स्ट्रेट लाइन था, पर उसने टर्न मारा और वो रिटर्न आया, यानी उसने नेगेटिव मोशन, उल्टा मोशन पकड़ लिया. फिर वो अंकल के घर गया, फिर पॉजिटिव मोशन पकड़ लिया. तो इस बार हम अगर इसे साइंस लगा देंगे, प्लस 60 माइनस 60 प्लस 25, तो वो हुआ 25 किलोमीटर, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 25 हुआ. अगर अदर वर्ड्स में हम कहें कि ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हैज टोटल ट्रैवल्ड और कवर्ड, जहां पे अभी वो है और जहां से उसने वो शुरू किया था, द पॉइंट वेयर ही इज नाउ एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही हैज स्टार्टेड, दैट इज ओरिजिन. द डिफरेंस और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट. इसके बीच का सबसे छोटा वैल्यू जो होगा, इनिशियल से फाइनल के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस मेजर होगा, that is called displacement. The shortest distance from the origin to the final point or from the initial to the final point is called as displacement. If suppose आपने एक रिक्शा लिया, रिक्शा बस स्टैंड से लिया and you made a route. आपने एक रिक्शा लिया बस स्टैंड से and you went to the Saint Monica. Again he has started his meter, यानी उसने मीटर चालू कर दिया और आप सेंट मोनिका चले गए. फिर सेंट मोनिका से वापस रिक्शा स्टैंड पे आ गए, फिर वापस वहां से सेंट मोनिका चले गए और फिर रिक्शा स्टैंड पे आए, और यहाँ से यानी बस स्टॉप से सेंट मोनिका 5 किलोमीटर थी, तो आप पहले 5 किलोमीटर गए, फिर 5 किलोमीटर आए 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर गए 15 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर आए 20 किलोमीटर, यानी आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 20 किलोमीटर, मगर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0.
क्योंकि आप तो जहां पे ओरिजिन पे थे वही वापिस आ गए, बस स्टॉप पे थे वही बस स्टॉप पे आ गए. तो दैट इज यू वेंट +5 -5 +5 -5. So your displacement is 0, but the distance is 20 kilometers. Distance is a scalar quantity. It doesn't consider your directions. Displacement is a vector quantity. It considers direction. यहाँ पे आप सिर्फ मैग्नीट्यूड या नंबर काउंट करेंगे. यहाँ पे आपने एक्चुअल में कितना आगे बढ़े या कितना आगे गए या पीछे गए वो आप काउंट करोगे. डायरेक्शंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन द डिस्प्लेसमेंट. You can find it on page number 99. First part, second para, last 3 lines. Again there is a definition of a displacement. The notes will be given to you by me soon on your group. So watch this video carefully. Have your textbook with you. Repeat this video if you don't understand it in one time, and if there is any doubt, meet me on the Zoom app whenever I ask you to do that. ओके बाय. जब भी जूम ऐप मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है मेरी तरफ से या किसी टीचर की तरफ से, तो आप मेरी लेक्चर में अटेंड करो, क्योंकि मैं पूरे 1 घंटे का सेशन देती हूँ और ये पूरा उसमें पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन होता है. मतलब यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हो ऑफलाइन, और ऑनलाइन में आपको ऑनलाइन क्लास टीचिंग जैसी टीचिंग होती है जूम ऐप मीटिंग पे. So attend the Zoom app meeting whenever it is asked to you. I think so my days are Wednesday and Friday. So be attentive. The next lecture will be on Wednesday 10 to 11 timing, and link will be given on the group. Always be present for the online sessions. Doubts are directly cleared. आपके doubts तभी के तभी clear हो जाते हैं. Okay, bye.